हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, पेज नंबर 16, 17, 18 एंड 19। ये जो पेज नंबर मैं लिख रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक के नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आएगा टीपू सुल्तान के बारे में, कि टीपू सुल्तान जिसे द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस है। ये टाइगर ऑफ मैसूर जो कि आजकल कर्नाटक के अंदर है। अगर इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि मैसूर किस स्टेट में है, तो हम कर्नाटक लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से मराठाज के साथ वॉर किए, कितने वॉर्स हुए मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, और ब्रिटिशर्स को हार मिली या जीत मिली, उन्होंने किस तरह से मराठा एम्पायर को कनकर किया। उसके बाद है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी होता है सुप्रीम पावर, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ये माना इंडिया के अंदर, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम ही सुप्रीम हैं। तो क्या ये कहने के बाद उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई, या किसी तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, या कोई किंग या कोई क्वीन या कोई रेवोल्यूशनरी उनके अगेंस्ट खड़े हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान का फेस यहाँ दिखाया गया है, पिक्चर इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. Resorted होता है चेंज कर देना, अल्टर कर देना। रिसोर्टेड चेंज या अल्टर कर देना, कि उन्होंने अपना डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किया। वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया जब उन्होंने देखा कि थ्रेट होता है डर होना किसी चीज़ का। जब उन्हें ये डर लगा कि उनके पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। हम इसको समझ सकते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर के एग्जाम्पल से। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782। अब हैदर अली का एक नाम आया है यहाँ पर, हैदर अली। हैदर अली है टीपू सुल्तान के फादर, वो रूल करते हैं 1761 से लेकर 1782 तक। फिर टीपू सुल्तान की टर्न आती है 1782 से लेकर 1799 तक। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डामम। अब जहाँ से कंपनी, एक मालाबार कोस्ट है, वो मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि कहाँ पर है मालाबार कोस्ट, कि वहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था और मैसूर का उसके ऊपर कंट्रोल था, यानी टीपू सुल्तान ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा था, और कंपनी वहीं से पेपर और कार्डामम खरीदती थी। पेपर, काली मिर्च जिसको हम कहते हैं, काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था यूरोपियन मार्केट के अंदर। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। अब टीपू सुल्तान 1785 में क्या करता है कि सैंडलवुड का एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट मीन्स जो विदेशों में, जो फॉरेन कंट्रीज़ को जो सैंडलवुड जाता था ना, उसको रोक दिया कि भाई इंडिया से, सदर्न इंडिया से अब कोई भी सैंडलवुड को फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। पेपर एंड कार्डामम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, कि पेपर और कार्डामम को भी एक्सपोर्ट बाहर नहीं किया जाएगा, कोई भी ये बिजनेस नहीं करेगा। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और उसने लोकल मर्चेंट्स जो थे वहाँ पर उनको भी मना कर दिया, डिसअलाउ कर दिया कि आप कंपनी के साथ किसी तरह का बिजनेस नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। तो आपने पढ़ा था कि फ्रेंच भी तो इंडिया के अंदर आए थे ना अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब टीपू सुल्तान फ्रेंच के साथ डील करता है, कंप्रोमाइज़ करता है, और वो अपनी आर्मी को मॉडर्न कर लेता है उनके साथ रहकर। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, वो डर गए थे ब्रिटिशर्स। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस।
उन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, एम्बिशियस होता है जिसके बहुत ज़्यादा इच्छाएं हों, एरोगेंट एंड डेंजरस हैं, रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। अब उन्हें ये लगा था कि ये वो दो रूलर्स हैं जिनको कंट्रोल करना और क्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 4 wars were fought with Mysore 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and in 1799. Only in the last, the battle of Seringpattam, did the company ultimately win a victory. केवल लास्ट बैटल जो थी, जो सेरिंगपट्टम में हुई थी, जो मैसूर की कैपिटल थी, वहाँ पर कंपनी को एक जीत मिली। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम, और टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया अपनी कैपिटल को डिफेंड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब क्या करते हैं, मैसूर को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स डायरेक्ट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते, वो वोडियार्स है वहाँ पर जो हैदर अली से पहले थे, जो यहाँ पर रूल करते थे मैसूर के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स उन्हीं को रूलिंग डायनेस्टी को वहीं उसी को कर देते हैं कि आप यहाँ पर रूल करें और आपके ऊपर हम सब्सिडियरी अलायंस जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। सब्सिडियरी अलायंस आपने पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन रूलर्स को अपने कोर्ट के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल को रखना होता था, और जो वहाँ पर आर्मी जो ब्रिटिशर्स हैं वो आर्मी उसको देते थे उसकी सेफ्टी के लिए, और एक फिक्स अमाउंट मंथली जो इंडियन रूलर है वो ब्रिटिश को देता था, यानी कंपनी को देता था कि आप मेरी सेफ्टी करो, आप मुझे सोल्जर्स दो, ऑफिशियल्स दो, और मैं आपको इतना मंथली दूंगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो पे नहीं कर पाते थे मंथली, तो ब्रिटिशर्स यानी कि कंपनी क्या करती थी, उनके किंगडम का एक पार्ट वो अपने अंडर कर लेती थी। तो इस तरह से वो सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान का जो मैसूर स्टेट थी वो क्या थी। अब देखिए यहाँ जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है वो है टीपू सुल्तान का मैसूर, हैदर अली का, और ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट, यहीं से बिजनेस होता था। ये देखिए ये आपकी कोचीन पोर्ट है, ये आपकी कालीकट है, ये आपके माहे है, ये आपके मंगलोर है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो पोर्ट्स हैं इनसे इंटरनेशनल बिजनेस होता था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशियन है। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो सी रूट से ही होता था पहले ज़्यादा, अब भी ज़्यादा सी रूट से ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैसूर जो है वो एक प्रोस्पेरस किंगडम था टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंडर में, और ये इनकी पोर्ट्स थी। और इस तरह से ये मालाबार कोस्ट आपने देख लिया, ये मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ से टीपू सुल्तान ने क्या किया कि ना तो कोई लोकल जो मर्चेंट है वो ब्रिटिशर्स के साथ किसी तरह का कोई ट्रेड करेगा, और यहाँ से ना तो कोई सैंडलवुड ले जा सकता है फॉरेन के अंदर, ना पेपर और ना ही कार्डामम, तो ये उसने बैन कर दिया था। ये था टीपू सुल्तान का मैसूर, जो आज हम कर्नाटक जिसको बोलते हैं, कर्नाटक का जो मोस्टली पार्ट है वो कर्नाटक का ही था इसके अंदर। अब तो खैर अलग अलग बाउंड्रीज बन गई हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में ये मैसूर जो है वो डिवाइड हो गया है। ये यहाँ पर एक आपको टॉय दिखाया गया है, इसे रखा गया है लंदन के एक म्यूज़ियम में जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, ठीक है। और जो 4 मई 1799 को जो टीपू सुल्तान है 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। अब ये टॉय था, इस टॉय को ये जो टाइगर बनाया गया है ना, ये बताया गया है कि ये टीपू सुल्तान है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये ब्रिटिशर्स को दिखाया गया है कि ये ब्रिटिश है। तो इस टॉय को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और इसे लंदन में रखा गया है। अब यहाँ पर एक पिक्चर और शो की गई है, देखिए, कार्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेज पेंटेड बाय डैनियल ऑर्म। अब एक चीज़ आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जितने भी पिक्चर्स आपको आपकी हिस्ट्री की बुक में दिखाई देंगी उनमें ब्रिटिशर्स को ज़्यादा ऊपर दिखाया गया है, यानी कि जब वो जीते थे ना, जहाँ पर वो जीतते थे, पेंटर्स उनकी पेंटिंग बनाकर ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो भी इंग्लैंड से थे, वो भी यूरोप से थे, वो खुश होते थे कि इंडियंस जो हैं वो हार रहे हैं। और इस तरह से जब हैदर अली
और टीपू सुल्तान जो है उसको हरा देते हैं कंपनी को काफ़ी जगहों पर। बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस, 1792 में मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और कंपनी जो है वो तीनों मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं और टीपू सुल्तान के साथ एक ट्रीटी करते हैं वो, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के दो बेटों को होस्टेजेस, बंधक बनाकर रखते हैं। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक्ड पेंटिंग सीन्स दैट शोड द ट्रम्प ऑफ ब्रिटिश पावर। ट्रम्प होता है जीत, विजय, विक्ट्री, यानी कि पेंटर्स जो हैं वो ऐसे सीन बनाकर ज़्यादा खुश होते थे जहाँ पर ब्रिटिश पावर जो है उसकी विक्ट्री को शो किया जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं मराठाज के साथ क्या सीन रहा ब्रिटिशर्स का। वॉर विद मराठाज फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी आल्सो sought टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। लेट 18th century से कंपनी क्या करती है, sought to होता है मतलब ट्राई करना किसी चीज़ को, कर्ब होता है कंट्रोल करना, कि वो ट्राई करती है कंपनी मराठा पावर को कंट्रोल करने की, इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर, और लास्ट में वो मराठा पावर को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, ख़त्म भी कर देती है। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। अब देखिए, मराठा सपना देखते थे कि हम दिल्ली पर रूल करेंगे, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें भरतपुर के राजा सूरजमल का एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि मराठों को तो हरा देता है अहमद शाह अब्दाली, मराठे जाते हैं सूरजमल के पास और सूरजमल फिर अहमद शाह अब्दाली को भगा देता है यहाँ से, पानीपत से। तो काफ़ी कुछ है इस बीच, लेकिन हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो वहाँ पर वो हार जाते हैं मराठे, तो उनका सपना जो होता है दिल्ली से रूल करने का वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। अब मराठा जो पावर है ना वो काफ़ी सारे स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। काफ़ी सारे स्टेट्स में कैसे, अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं जो अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेती हैं। अब डायनेस्टीज़ का अगर हम बात करें तो उनमें आता है कि एक तो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले, ये 4 मेन हैं। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। अब क्या करते हैं, कॉन्फेडरेसी होता है संगठन बनाना, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पेशवा के अंडर में। पेशवा कौन था, प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था, जिसको हम सिंपल वे में प्रधानमंत्री कहते हैं, कि मराठा एम्पायर का जो प्रधानमंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, जो पुणे से सारा कुछ कंट्रोल करता था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th century। ये 2 काफ़ी फेमस रहे स्टेट्समैन कह सकते हैं हम लीडर्स को, ये सोल्जर्स भी थे और लीडर भी थे लेट 18th century के। The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The second Anglo-Maratha War 1803 to 05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the third Anglo-Maratha War of the 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bittur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से 3 वॉर्स होती हैं। एक तो 1782 में जहाँ पर कोई क्लियर विक्ट्री नहीं है, यहाँ पर ट्रीटी होती है सालबाई की जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी एक कंप्रोमाइज़ हो जाती है कि भी ठीक है हम झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, इस बैटल को रोक दिया जाए। और सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो होता है ना, उसमें काफ़ी जगहों पर ही लड़ा जाता है 1803 और 05 में, और ब्रिटिशर्स इसमें कामयाब होते हैं कि वो उड़ीसा को हासिल कर लेते हैं और यमुना के जो नॉर्थ का पार्ट है जिसमें आगरा भी था और दिल्ली भी थी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो टेरिटरीज वो जीत लेते हैं। फाइनली जो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो होता है ना 1817 to 19, वो मराठा पावर को पूरी तरह से क्रश कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इस तरह से पेशवा जो है यानी कि जो प्रिंसिपल मिनिस्टर था उसको क्या करते हैं, उसको बिठूर में कानपुर के नज़दीक यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वहाँ पर पेंशन उसको दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि अब आप रिटायर हो जाएं, अब आप वहाँ पर जाएं, उसको भेज दिया जाता है। और कंपनी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है विंध्याज के साउथ में,
यानी कि मराठा जो एम्पायर है वो हमने देखा था कि किस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस तरफ है जो विंध्या के साउथ साइड में है। ये था आपका मराठा पावर को किस तरह से ब्रिटिशर्स क्रश करते हैं। 3 बैटल्स होती हैं और तीनों बैटल्स में फर्स्ट बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सेकंड बैटल में वो उड़ीसा, दिल्ली और आगरा ले लेते हैं और थर्ड बैटल में वो पूरी तरह से मराठा पावर को क्रश कर देते हैं। अब मेन आता है हमारा क्लेम ऑफ पैरामाउंसी कि हम ही सबसे सुप्रीम हैं, ब्रिटिशर्स ये क्लेम करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। परस्यूड होता है फॉलो करना, कि कंपनी जो है वो बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करती है अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, कि किस तरह से हम अपने किंगडम को बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कनकर करें। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। देखिए ये यहाँ पर डेट्स जो दी गई हैं ये आपको माइंड में आपको रट्टा नहीं लगाना है इस चीज़ का, ये आपको समझाने के लिए दी गई हैं ताकि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कोरिलेट कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि इसमें इतने सारे डेट्स दिए गए हैं, ईयर्स दिए गए हैं, डजेंट मैटर। ये सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि हम सभी चीज़ों को मिक्स ना करें, अलग अलग से हम इनको अच्छे से पढ़ सकें। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। एक नई पॉलिसी जो है पैरामाउंसी वो स्टार्ट की जाती है। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ये क्लेम करती है कि उसकी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, पैरामाउंट है। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex by any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. और इस तरह से वो सुप्रीम मानते हैं अपने आप को और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंडियन किंगडम्स को अनेक्स भी करते हैं, उनको धमकाते भी हैं किसी भी तरह से, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ और वो ज़्यादा बनाते हैं आगे फ्यूचर में, वो उसको इसको बीच में रख के इस पॉइंट को तब वो आगे की पॉलिसी तैयार करते हैं। इट मीन्स इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है उनकी हर एक पॉलिसी पर। अब बात आती है कि इन्होंने ये तो बोल दिया, इन्होंने ये तो क्लेम कर दिया कि हम ही सुप्रीम हैं, तो क्या ये बोलने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई? ये देखिए, दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ये चीज़ अनचैलेंज्ड नहीं रही, आप चैलेंज करने वाले आ गए इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टूर इन कर्नाटक टुडे, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। जब किट्टूर एक जगह का नाम है कर्नाटक के अंदर, एक छोटी सी स्टेट है, ब्रिटिशर्स उसको कनकर करने की सोचते हैं, उसको जीतने की सोचते हैं, तो रानी चेन्नम्मा जो है वहाँ की वो आर्म्स उठा लेती है और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देती है। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 में और 1829 में वो प्रिजन में ही मर जाती है। बट रैना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। तो ये विरोध, रैना नाम का एक चौकीदार होता है, गरीब चौकीदार संगोली किट्टूर के अंदर, वो इस विरोध को जारी रखता है। विद पॉपुलर स्पोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और वो काफ़ी सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। उसे पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी लटका दिया जाता है 1830 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस, जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया, अपनी बुक में आगे। ये है हमारा आज के काम का लास्ट पैराग्राफ। इसमें देखिए, इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो रशिया के बारे में भी चिंता करती है, क्योंकि रशिया एशिया के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाने की सोच रहा है। अब वो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जो बने हुए हैं। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट की तरफ करने की सोचते हैं ताकि हम रशियन को रोक सकें। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. अब अफगानिस्तान के साथ इनडायरेक्ट वे से बैटल होती है 1838 में और 1842 में, 1838 और 1842 के बीच में।
और वो इनडायरेक्ट रूल जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देती है कंपनी अपना। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। अब सिंध को भी वो जीत लेते हैं 1843 में। अब नेक्स्ट जो वो जीतने की कोशिश करते हैं वो पंजाब को, लेकिन वहाँ पर कौन है, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन 1839। टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज अनेक्स्ड। अब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह मर जाते हैं और उनके मरने के बाद 2 वॉर होते हैं सिख किंगडम के साथ ब्रिटिशर्स के, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी वो जीत लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से सिस्टमेटिक वे से ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर इंडियन टेरिटरी को जीत रहे हैं।